नमस्कार दोस्तों। मैं अमोल देशमुख एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट के हमारे ये 9 मंथ 2023 यानी कि क्वार्टर 3 2023 की रिजल्ट की श्रृंखला में आज हम आपके सामने जो कंपनी प्रेजेंट करने वाले हैं वो कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी कि गोदरेज सीपी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अमोल देशमुख है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने मार्च 2022 में हमारा प्रॉफिट फ्रॉम इट का बैच किया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपनीज को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। तो अभी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का हम रिजल्ट का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपके सामने उसका रिजल्ट यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हमारा ये स्क्रीन। इसमें भी हम देखेंगे कि इसका गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हिस्ट्री कैसा है। उसके बाद हिस्ट्री के बाद उसका भी का करंट ट्रेंड कैसा है। करंट ट्रेंड के बाद हम देखेंगे कि उसके इस 9 मंथ के रिजल्ट्स कैसे, उनकी इनकम कहाँ से है, उनके एक्सपेंसेस क्या है, ये सब हम यहाँ पे, उसके फ्यूचर एस्टिमेशंस क्या है, ये सब हम यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे एक एक करके भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2002 के 2002 ईयर 2002 की बात करें तो उस समय इसका सेल्स जो था वो 522 करोड़ का था और इसका प्रॉफिट जो था वो 42 करोड़ का था। और फिर 2010 आते आते इसका प्रॉफिट लगभग 1300 करोड़ तक पहुंच गया और इसका जो सेल्स है वो लगभग 250 करोड़ तक पहुंच गया। अगर इसी तरह से हम अगर देखें तो भी 2020 आते आते उसने 1720 उसने 10,000 करोड़ के सेल्स को यहाँ पे क्रॉस किया और 1720 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच गया। और अगर हम देखें तो उसी समय पे उसने 2019 में अपना लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट जो है 2480 करोड़ का यहाँ पे उसने लगाया था। अभी उसके बाद अगर हम अभी 2022 को अगर हम देखें तो जैसे इसमें अभी तो उसका जो 2022 का जो उसका सेल्स है वो 12,376 करोड़ है और इसका जो अपना प्रॉफिट है वो 2160 करोड़ का इसका भी प्रॉफिट है। अगर हम ये सब देखें तो इसका जो सेल्स है पिछले 20 सालों में 17% के सीएजीआर से बढ़ा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसके जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स इसके लगभग 22% के सीएजीआर से बढ़े और इसने अपना मार्जिन जो है वो लगभग 14% के अराउंड इसने मार्जिन यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। और इसकी इक्विटी भी जो थी वो 30 करोड़ थी, वो 30 करोड़ से भी बढ़ते बढ़ते उसकी इक्विटी लगभग 12,500 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि इसने हमें यहाँ पे सॉरी इसका जो रिजर्व थे वो रिजर्व 30 करोड़ से बढ़ते बढ़ते भी 12,500 करोड़ तक यहाँ पे पहुंच गए। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे रिजर्व में भी हमें इसके 35% के सीएजीआर से इसके रिजर्व बढ़े। तो यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रही है कि इसमें हमको ग्रोथ भी अच्छा दिया है। दूसरी बात है कि रिजर्व अच्छे बढ़े तो बुक वैल्यू हमको अच्छा मिला है, प्राइस एप्रिसिएशन भी मिला है। और ये जो कंपनी है हमको यहाँ पे अगर देखें तो ये डिविडेंड भी हमको एक कंसिस्टेंट दे रही है। तो ये इसका हिस्ट्री तो हमको ये बताता है कि कंपनी ने हमको काफी अच्छा पैसा हिस्ट्री में कमा के दिया है। अब हम इसके करंट ट्रेंड पे आते हैं। दोस्तों अगर हम इसको करंट ट्रेंड को अगर इसके समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम इसके सेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर 2022 था वो खत्म जब हुआ उस समय पे उसके सेल्स का ग्रोथ था वो 11% था। फिर वहां से जब क्वार्टर 1 आया तो सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा उनका घट के 8.16% तक आया। फिर H1 में उनका ग्रोथ सेल्स ग्रोथ और थोड़ा घटा 7.90% आया। लेकिन अभी जो 9 मंथ की जो रिजल्ट आए उसमें जो उनका सेल्स का ग्रोथ है वो 8.48% यानी कि 7.98 से थोड़ा बढ़ के 8.48% तक आया। तो इन सारी चीजों को हम देखते हुए यहाँ पे हम अगर देखेंगे कि इसका एस्टिमेट क्या है तो हम इसको एस्टिमेट जो है वो 9% यहाँ पे हम यहाँ पे इसको पकड़ के चल रहे हैं। अभी हम इसके मार्जिन को देखते हैं। इसका जो मार्जिन था वो 2022 में 14.42 था, जो कि क्वार्टर 1 2023 आते थे घट के वो 11% तक आ गया। H1 में और थोड़ा घट के 10.69% आ गया। लेकिन अभी 9 मंथ में यानी कि अभी क्वार्टर 3 में ये बढ़ के 12.22% हो गया। यानी कि यहाँ पे हमें एक बात तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि इसका जो मार्जिन घटने का ट्रेंड था वो एटलीस्ट यहाँ पे पॉज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन इनके बढ़ के आए। तो ये सब देखते हुए हम मार्जिन जो इसके एक आने वाले मार्च 2023 में 12.22 के मार्जिन की हम यहाँ पे इसके उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट देखें तो इसका जो फाइनेंशियल 2022 का प्रॉफिट था वो 4% था। अभी उसके बाद क्वार्टर 1 में उसका प्रॉफिट डाउनग्रेड हो गए नीचे आया, यानी कि 17% से प्रॉफिट घट के आए। फिर क्वार्टर 1 से ज्यादा उनके और घट के आए 21% H1 में। लेकिन 9 मंथ में थोड़ी सी एक दिलासा हमें ये लग सकता है कि 21% से जो प्रॉफिट टूट रहे थे वो भी 12% से टूटे हैं। तो ये थोड़ा सा एक हम बोल सकते हैं कि अच्छी बात, लेकिन अगर प्रॉफिट उनके डिग्रोथ में तो अच्छी बात होगी ही नहीं।
तो इन सबको देखते हुए हम जो इसका एस्टिमेट कर रहे हैं आने वाले मार्च 2023 में वो 39% का कर रहे हैं। ये तो हो गया अभी इसका करंट ट्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके इस क्वार्टर के यानी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के किस तरह से हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो इनका इनकम जो है वो लगभग 8.5% से बढ़ा और एक्सपेंस 12% से बढ़ा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनकम से ज्यादा इनके खर्चे बढ़े और इनके जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स जो है वो भी प्रॉफिट्स उनके 12% से यहाँ पे प्रॉफिट्स उनके टूटे हैं। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इनके मार्जिन भी लगभग 19% से घटे हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये रिजल्ट थोड़े से मीन्स कि इतने अच्छे नहीं है, यानी कि डिमांड में थोड़ा सा इनको हमें यहाँ पे कमी दिख रही है। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इनके जो प्रॉफिट्स है, जो कि हमें यहाँ पे 9% की जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो वो कहाँ से आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके हम सेगमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर उनके सेगमेंट रेवेन्यू देखे तो इनका इंडिया का जो रेवेन्यू आता है वो सबसे ज्यादा शेयर है इंडिया का 58% का टोटल रेवेन्यू में, तो वो 10% से बढ़ा है। यानी कि ये खर्चे से कम, यानी कि जो मेजर उनका इनकम है उससे ज्यादा खर्चे बढ़े हैं। तो ये एक अच्छी बात हम इसको नहीं कह सकते। इसमें एक अफ्रीका में जो है उनका 14% से इनका ग्रोथ हुआ है, जो कि 26% यहाँ पे पूरे उनके रेवेन्यू के शेयर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन 58% है, वहां पे हमको थोड़ा सा खर्चे से कम यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। फिर इंडोनेशिया में हम देखेंगे तो -7% के यानी कि 7% के डी ग्रोथ पे है। और अदर कंट्रीज में भी देखेंगे तो ये -5% के ये भी डी ग्रोथ पे यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। अभी ये जो इनकम है इनका, इनको अगर बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बात भी यहाँ पे हमको बोली है कि वो उनके जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स के जो प्रोडक्ट्स है उसमें वो कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले। तो इनका ये कहना है कि ऑल ओवर जो उनका जो लिक्विड वेपराइजर्स का जो पेनिट्रेशन है ऑल ओवर इंडिया वो 27% है। और उनका एरोसिस का जो अर्बन में प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो यहाँ पे उनको भी पेनिट्रेशन काफी कम दिख रहा है, तो ये पेनिट्रेशन अभी बढ़ाने की सोच रहे हैं। और उनका जो हाउस होल्ड में जो उनके जो बर्निंग फॉर्मेट्स के जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो 110 मिलियन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और बात भी यहाँ पे बताई है कि ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे ये जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड के प्रॉफिट यूज नहीं करते, वो 110 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 120 मिलियन है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ रीजंस भी दिए कि यहाँ पे रीजंस फॉर लो पेनिट्रेशन ऑफ द हाउस होल्ड इन इंसेक्टिसाइड कैटेगरी। तो उसमें उन्होंने क्या कह दिया, एक तो अफोर्डेबल बर्निंग फॉर्मेट सॉल्यूशंस राइज फायर हैजर्ड्स एंड लिमिट स्मोक, यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ पे इनका रिस्क फायर और ये बढ़ जाता है। फिर दूसरी बात है कि इसके प्रीमियम सॉल्यूशन वो उनके एक्सपेंसिव है। और तीसरी बात इन्होंने बताई कि लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इन तीन चीजों की वजह से थोड़ा सा भी इसका यहाँ पे इनका यूज इनको कम लग रहा है। लेकिन अभी ये पेनिट्रेशन इनको जो कम लग रहा है वो आने वाले समय में इनको बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद इनके हम खर्चे देखेंगे, क्योंकि इसमें जो इनका जो एक्सपेंस है वो 12% से बढ़ा है, यानी कि इनकम के मुकाबले खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो इनकम के मुकाबले अगर खर्चे ज्यादा बढ़े तो वो क्यों बढ़े हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इनका जो सबसे मेजर कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग, यानी कि रॉ मटेरियल का उनका मेजर कॉस्ट है जिसका शेयर 60% है। तो वो 10% से उनका बढ़ा हुआ है, यानी कि हमारे धंधे तो 9% से बढ़े, लेकिन इनका जो मेजर खर्चा है वो 10% से बढ़े, यानी कि धंधे से ज्यादा मेजर खर्चे बढ़े। अदर खर्चे जो कि उसमें 29 यानी कि ऑलमोस्ट 30% यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी 16% से बढ़े हैं। तो धंधा 9% और ये खर्चे 16%, तो ये थोड़ा ज्यादा बढ़े। और ये दोनों अगर हम मिला के देखें तो ये टोटल दोनों मिला के 90% का इनका कॉस्ट होता है। और अगर हम इसका एवरेज निकालें 10 और 16% का, तो लगभग 13% तक होता है। तो 9% इनकम बढ़े लेकिन उसके सामने खर्चे 13% बढ़े। अगर मेजर कॉस्ट उनके 90% का शेयर पकड़ेंगे तो ये इसकी वजह से इनका जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे हमको घटा हुआ दिख रहा है, जो कि अभी माइनस में, यानी कि 12% के डिग्रोथ का यहाँ पे हमको प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है। अभी ये तो हो गया इसका अपना मेजर कॉस्ट। अभी इसके बाद हम इसके फेयर वैल्यूज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2023 में इसका सेल्स क्या हो सकता है। तो 2023 में हम इसके सेल्स की जो उम्मीद कर रहे हैं वो 13,355 करोड़ के सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो प्रॉफिट है वो 1,600 करोड़ तक जाने की हम उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पे हम अगर देखें तो इसका 2019 का जो ऑल टाइम प्रॉफिट है वो लगभग 2400 करोड़ के ऊपर है। यानी कि अभी 2023 में हम इसको उम्मीद कर रहे हैं 1632 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये हमारा ऑल टाइम हाई प्रॉफिट तो नहीं होगा,
तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि ये यहाँ पे स्टॉक तो हमें ऑल टाइम स्टॉक हमें प्राइस में ऑल टाइम हाई नहीं दे सकता। इसके बाद अगर हम 2025 को देखेंगे तो 2025 में इसका हम सेल्स उम्मीद कर रहे हैं 17,174 करोड़ का, और प्रॉफिट उम्मीद कर रहे हैं 2,410 करोड़ का। यानी कि हमने जो बोला था 2019 में उन्होंने 2,400 करोड़ के ऊपर अपना लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट किया है, तो उस प्रॉफिट तक वो 2025 तक हमें पहुंचने की यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे नजर आ रही है। अगर इसको हम ईपीएस की ईपीएस को देखें तो अब अभी हमारा 2023 में 13.25 की ईपीएस की उम्मीद है, और 2025 में हमारा 17 ईपीएस 13.25 से बढ़ के 17 होने की यहाँ पे हमें उम्मीद है। और इसके अगर हम फेयर वैल्यू देखें तो भी 2023 में हम इसको 464 का फेयर वैल्यू मान के चल रहे हैं, और ये 2025 में 597 यानी कि लगभग 600 का फेयर वैल्यू यहाँ पे हम आएगा ऐसा मान के चल रहे हैं। फेयर वैल्यू यानी कि हमारा ये वैल्यू नहीं कि यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि हमारे जो कंपनीज है, जो टॉप क्वालिटी कंपनीज है, वो हमेशा फेयर वैल्यू से हायर ही मिलेंगे। तो इसके जितने भी पास मिले हमको उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप हर महीना अगर पैसा डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे एसआईपी कभी भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम 2030 देखेंगे तो 2030 में हम यहाँ पे सेल्स में उम्मीद कर रहे हैं 32,200 करोड़ के सेल्स आने की, और प्रॉफिट लगभग 4,500 करोड़ के प्रॉफिट की हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो ईपीएस है वो 32 तक हो सकता है, इसका जो फेयर वैल्यू है 1100 को यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। और इसके बाद अगर हम इसके सेल्स अगर 2035 में देखें तो इसको जो 2035 की जो सेल्स है वो 60,000 करोड़ तक हो सकते हैं। इनका प्रॉफिट 4,500 से बढ़ के 8,500 तक जा सकता है, इनका ईपीएस 60 हो सकता है, और फेयर वैल्यू जो है वो 2098 यानी कि लगभग 2100 तक इनका फेयर वैल्यू हो सकता है। अगर हम इसको ईपीएस में देखें तो इसका जो 2022 का जो ईपीएस था वो 17.45 यानी कि 17.5 था। अभी जो ट्रेल ईपीएस है वो 15.8 है, और हम इसको फॉरवर्ड ईपीएस जो 13.25 का यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए हमारा जो पी बनेगा वो पी जो बनेगा वो जो 2022 में इसका जो पी था वो 38 का था, अभी जो इसका ट्रेल पी है वो 58 है, और हमारा फॉरवर्ड पी जो है वो 69 का है। अगर ये सब बातें देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम इसको प्रॉफिट के इसको सेल्स से अगर कंपेयर करें तो अगर हमारे अभी नतीजे तो आ गए, तो ये पी इसका सेटल होना है तो इसको दो बातें करें, इसमें दो बातें हो सकती है, तो सेल्स और प्रॉफिट बढ़ के आए या फिर उसका स्टॉक का प्राइस घट के आए। अगर हम देखें तो अभी क्वार्टरली नतीजे तो आ गए, सेल्स और प्रॉफिट के तो फिगर्स बढ़ के नहीं आए, तो अभी इसमें एक ही हो सकता है कि इसके जो प्रॉफिट इसके जो स्टॉक का प्राइस है वो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे हमको कम यानी कि ये स्टॉक हमें यहाँ पे करेक्शन में दिख सकता है। तो हम यहाँ पे एक बार जस्ट देख लेते हैं कि अभी इसका स्टॉक का प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। तो मैं आपके सामने भी गोदरेज सीपी का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये स्टॉक अभी भी हमारा एक करेक्शन मोड में है, और यहाँ पे करेक्शन से भी कंसोलिडेशन में यहाँ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि अभी ये स्टॉक करेक्शन में है। अभी हमने ईपीएस और पीई तो देख लिया, अब हम थोड़ा सा मैनेजमेंट की कॉमेंट्री देखने की कोशिश करते हैं। तो ये है मैनेजमेंट की कॉमेंट्री। तो इन्होंने यहाँ पे हमें क्लियर एक बात बोला है कि ये जो थर्ड क्वार्टर था उसमें उनका सेल्स 9% से बढ़ा है, लेकिन जो 15% कांस्टेंट करेंसी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। तो इसका ये मतलब है कि जो कंट्रीज में भी हम इनका माल एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, तो भी इमर्जिंग कंट्रीज है, तो रुपए के मुकाबले उनकी करेंसी डिप्रिशिएट होने की वजह से हमें यहाँ पे 9% दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली उनका जो ग्रोथ है वो 15% यानी 15% का इनका ग्रोथ है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो 11% से इनके धंधे बढ़े हैं, इंडोनेशिया में 3% से इनके धंधे घट के आए हैं। इसके बाद हम अगर देखें अफ्रीका में इनके 14% से धंधे बढ़ के आए, और इनका लैटिन अमेरिका जो है वहां पे 8% से इनके धंधे टूट के आए। लेकिन अगर कांस्टेंट करेंसी के टर्म में देखें, जैसे कि हमारा करेंसी डिप्रिसिएशन है, तो वो हिसाब से एक्चुअल धंधा उनका 47% से यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अगर इनके इंडिया के बिजनेस अपडेट्स अगर हम देखें तो उनके जो होम केयर है वो होम केयर के प्रोडक्ट से 10% से बढ़े हुए, और पर्सनल केयर जो है 14% से उनके बढ़े हुए। अगर इसको हम देखें तो इनके जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो कस्टमर्स है वो लगभग 1.15 बिलियन यानी कि 115 करोड़ कस्टमर्स इनके ग्लोबली यहाँ पे उनके हैं, और उनके सबसे ज्यादा हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड के यहाँ पे प्रोडक्ट बिकते हैं। अगर देखें तो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में ये इंडिया में लीडर है, उसके बाद इंडोनेशिया में ये सेकंड लार्जेस्ट लीडर है, और यहाँ पे भी अफ्रीका में भी उनका अच्छा यहाँ पे धंधा यहाँ पे उनको मिल रहा है। और इनके जो अफ्रीकन डिसेंट जो है वहां पे जो हेयर केयर नीड्स है वुमेन्स के लिए, तो उसमें भी वो एक लीडर बन के यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी सारी जगह पे अपनी लीडरशिप मेंटेन कर रहे हैं। और एक अगर इनकी बात देखें तो इसके सुप क्राइसिस है नॉर्मल कब हो सकता है कि जब ऑयल के जो प्राइसेस भी बढ़े हुए वो जब कम होंगे
तो इनके स्टॉक के प्राइसेस थोड़ा सा जो स्टॉक का भी क्राइसिस चल रहा है वो यहाँ पे नॉर्मलाइज हो सकता है। तो ये तो थे मैनेजमेंट की कमेंट्री। अब थोड़ा सा हम इसके और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं। तो इनका 2001 का जो 2002 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसमें 68% का जो स्टेक है वो उनका प्रोमोटर्स के पास था, और बाकी बचे हुए में हमारा जो इंडियन पब्लिक है उनके पास 20% था, प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज के पास 4.1% था, म्यूचुअल फंड के पास 3.8% था, और एफए के पास सिर्फ और सिर्फ 1.68% था। लेकिन अगर हम अभी दिसंबर के रिजल्ट की अगर बात करें तो प्रोमोटर्स के पास इसका जो स्टेक है वो 64.7% है। यहाँ पे एफए का स्टेक है वो 1.6 से बढ़कर के 24.6, यानी कि बहुत ज्यादा एफए ने यहाँ पे बाइंग किया है या स्टेक अपना बढ़ाया हुआ है। और जो इंडियन पब्लिक 20% था वो सिर्फ और सिर्फ हमारा 4% रहेगा, यानी कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने काफी अपना स्टेक यहाँ पे कम किया हुआ दिख रहा है। म्यूचुअल फंड्स एज इट इज जैसे 3.8 3.9 अपना मेंटेन करके चल रहा है, और इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे 2% के स्टेक के साथ चल रहा है। अब अगर इसके हम फेयर वैल्यूएशन देखने की कोशिश करें तो गोदरेज कंज्यूमर का जो हमारा बाइंग सॉरी अगर इसके हम टेक्निकल्स देखने की कोशिश करें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो बाइंग रेंज निकल के आ रहा है वो 789 रुपीज से लेकर के 657 रुपीज तक आ रहा है, और इसका जो आने वाले 2 से 3 सालों में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1200 का टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये था गोदरेज कंज्यूमर का हमारा रिजल्ट, ये 9 मंथ का रिजल्ट अपडेट। ये वीडियो कंप्लीट कर ये वीडियो में मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि ना ही ये प्रॉफिट फ्रॉम कोई टी प्रोवाइडर कंपनी है, ना ही कोई रिकमेंडेशन वाली कंपनी है। आप कोई भी कंपनी लेने से पहले खुद का एनालिसिस खुद कर ले, या फिर अपने अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को कंसल्ट जरूर कर ले।